हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एग्जाम पॉइंट। सो आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो यूपीएससी जियोफिजिक्स 2020 के एग्जाम में आए थे। तो इससे पहले भी ये हमारा इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। इससे पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं और उसमें हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं और आपको आइडिया देने की ट्राई की है कि किस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो आप उनके एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। और आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको आगे जो इस तरह की वीडियो चाहिए कि या फिर आपको जीएस से रिलेटेड वीडियो चाहिए या फिर आपको चाहिए जियोग्राफी से रिलेटेड वीडियो चाहिए। तो हम उस कमेंट्स के बेसिस पे ये डिसाइड करेंगे कि आगे आपको किस तरह की वीडियो चाहिए एग्जाम के लिए, ताकि आप मैक्सिमम हेल्प हो सके। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो को जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमें दिया हुआ है सरफेस पे अर्थ के, और उसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो वैल्यू हमें दिया हुआ है 6 × 10⁻10 अर्ग्स पर मीटर दिया हुआ है। अर्ग पर मीटर दिया हुआ है, पर ग्राम दिया हुआ है हमें, और हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाला है सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे क्या किया है, अर्थ को एक सॉलिड स्फीयर की तरह ट्रीट किया है। अगर हम इसको दूसरे टर्म्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा जा सकता है। ये स्फेरिकल चार्ज है, उसका आउटसाइड या सरफेस पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, सेम साइड में क्या होगा, आर डिस्टेंस, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये दिया हुआ है, जब हमें स्फेरिकल हम मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट को, और उसके आउटसाइड और सरफेस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड पता होता है और हमें इनसाइड निकालना है, तो हम पहले सबसे पहले अर्थ की बात करते हैं, हम बाकी चीजों को भूल जाते हैं। तो अर्थ के लिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसकी सरफेस पोटेंशियल तो हमें दिया हुआ है। सरफेस पे जो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे होता है, वो होता है वी एस इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइड बाई आर। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है यहाँ पे, एम मास मास होता है अर्थ का, एंड आर रेडियस होता है। और जब हम इनसाइड में जाते हैं अर्थ के, तो क्या है, डेंसिटी वेरिएशन की वजह से हमारा फॉर्मूला जो है चेंज हो जाता है फिर उसकी, और हर पॉइंट पॉइंट पे उसका पोटेंशियल जो है उसकी रीजन की वजह से चेंज भी होगा। तो अगर हम अर्थ के इनसाइड में जाएंगे तो हमारा एक पर्टिकुलर पॉइंट आर पे निकालने के लिए पोटेंशियल, तो इनसाइड जब हम निकालेंगे, इनसाइड की अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो आपका फॉर्मूला होगा माइनस सी एम डिवाइड बाई 2 r² इंटू में 3, सॉरी ये होगा आपका r3, ये होगा r² माइनस का x²। इस तरह से आपका फॉर्मूला आएगा। ये आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मिल जाएगा या ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए, पोटेंशियल पोटेंशियल के लिए आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से डेरिवेशन देख सकते हैं। तो जब हम सेंटर की बात करते हैं, तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर क्या होगा, सेंटर पे क्या होगा कि आपका जो एक्स का वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा। सेंटर पे एक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो आपका जो इनसाइड में जो पोटेंशियल बचेगा वो उसका वैल्यू होगा माइनस का जी एन डिवाइड बाई 2 r³ इंटू 3 r²। तो इसको अगर हम वी एस के टर्म्स में लिखें तो यह आएगा आपका 3/2 वी एस। वी एस क्या है, सरफेस पोटेंशियल है। सरफेस पोटेंशियल हमें दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आगे 3/2 इंटू 6 × 10⁻10 अर्ग पर ग्राम, अर्ग पर ग्राम दिया हुआ है हमें। अगर हम आज इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 × 10⁻10, यह है आपका 10⁻10 अर्ग पर ग्राम। ये आपका सॉल्यूशन है। तो ये किस ऑप्शन में है आपका, 10⁻10 9 × 10⁻10, ये आपका है बी ऑप्शन में। तो जो बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ ए बार मैग्नेट दिया हुआ है। कंपास नीडल कैन स्टे इन द एनी पोजीशन, बिकॉज किसी बार मैग्नेट का जो न्यूट्रल पॉइंट है उस पर कंपास नीडल किसी भी डायरेक्शन में रुक सकती है, उसका रीजन पूछा है। तो अगर आपको न्यूट्रल पॉइंट की डेफिनेशन याद है, न्यूट्रल पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है बार मैग्नेट का, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कैंसिल होता है या इक्वल होता है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेटिक मतलब अर्थ का, उसके साथ मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, पर डायरेक्शन अपोजिट होती है। टोटल जो आउटपुट होगा, मतलब बोर मैग्नेट का जो मैग्नीट्यूड है और जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो दोनों मिलकर उस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर देते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बट वर्टिकल डायरेक्शन में उसको मैग्नेटिक फील्ड जो है अवेलेबल रहता है उस पॉइंट पे। तो अगर आपको न्यूट्रल पॉइंट की डेफिनेशन याद है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे। आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी है। इस पॉइंट को यहाँ पे इस क्वेश्चन को डालने का मतलब मीनिंग ये था, या आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे इसलिए डाला गया है क्योंकि आप अगर किसी भी अगर क्वेश्चन उठा के देखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है, या अर्थ की बात कर रहे हो या अर्थ में मिलने वाले जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनकी बात कर लें, या मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड उनके टेम्परेचर और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेशन की बात करें,
तो यहाँ से ही आपको जो फर्स्ट स्टेज के जो पेपर आते हैं उसमें अराउंड 20 नंबर का पेपर क्वेश्चन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से ही आते हैं सिर्फ, या किसी ना किसी फॉर्म में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से ही पूछेगा। तो आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज काफी अच्छे से तैयार करनी है, ये इस क्वेश्चन को डालने का यहाँ पे मेन मोटिव था। तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फोर्स हमें निकालना है पर यूनिट लेंथ between two parallel wires separated by a distance d is carrying a current I in the same direction। तो हमें ये दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है कि हम दो पैरेलल वायर्स दिए हुए हैं, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो हम पहले बना लेंगे, दो वायर्स हैं, दोनों लेंथ बराबर दिया हुआ है पर यूनिट लेंथ हमें निकालना है। दोनों वायर्स जो सेपरेटेड हैं वो डिस्टेंस से हैं, दोनों में करंट जो है इक्वल जा रहा है और हम आई जा रहा है, मतलब ये दिया। तो अगर हम फोर्स देखें कि एक वायर की वजह से दूसरे वायर पे कितना फोर्स लगेगा, तो उसका जो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स कितना होता है, वो होता है आपका म्यू नॉट I1 I2। अभी हम डिफरेंट करंट ले रहे हैं, L जो वायर की लेंथ है डिवाइड बाई 2πd, डी है सेपरेशन। फॉर पर यूनिट लेंथ निकालना है तो F इक्वल टू F/L जो होगा वो होगा आपका म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2πd इक्वल्स टू, अगर हम सेम ले लेंगे इसको तो ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट I स्क्वायर डिवाइड बाई 2πd। अब हम बात सिर्फ हमें चेक करना है कि आपका फोर्स जो है अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे पर्टिकुलर एक वायर के थ्रू, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से उसकी डायरेक्शन होगी। और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दूसरे वायर में वो कुछ इस तरह से होगा। जब आप आई एल क्रॉस बी से आप जब निकालोगे तो और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर फोर्स निकालेंगे हम F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी से, तो इस वायर की वजह से फोर्स लगेगा इधर, इस वायर की तरफ वजह से फोर्स लगेगा इधर। तो ये दोनों क्या होगा, ये तो हो गया आपका मैथमेटिकली आप देखोगे तो उस तरह से। अगर आप देखोगे इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस वायर क्या होगा, ये अट्रैक्ट होगा इस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से और तरफ, और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, ये इस वायर को अट्रैक्ट करने का ट्राई करेगा। तो दोनों में जो फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव होगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा पास ऑप्शन सी होगा। फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव है और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, म्यू नॉट I स्क्वायर 2πd। तो ये दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें इंटीग्रेशन इवेलुएट करना है न्यूमेरिकली, और हमारे पास जो मेथड दिया है वो क्या दिया है, सिम्पसन 3/8 रूल दिया है। सिम्पसन 3/8 रूल तभी अप्लाई होता है तब जो जिस इंटरवल में इंटीग्रेशन हमें करना है वो उसको हम 3 के मल्टीपल में डिवाइड कर दें। मतलब जो उसका इंटरवल है उसको हमें 3 के इंटरवल में ही डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरह से हम उसको डिवाइड करेंगे वो 3 का मल्टीपल हो टोटल। सो हम जो इंक्रीमेंट लेंगे, इंक्रीमेंट कुछ इस तरह से लेते हैं कि जो x जो होगा इंक्रीमेंट वो xn माइनस का x0 डिवाइड बाई 3। xn है वो अपर लिमिट है इंटीग्रेशन की, x0 जो है वो लोअर लिमिट है, और 3 हम लेते हैं क्योंकि हमें 3 के मल्टीपल में उसको डिवीजन करना है, तभी सिम्पसन्स 3/8 रूल जो है अप्लाई होता है। ये आपको याद रखना है। तो अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो h का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 1/3। ये कब अप्लाई होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, 3 के मल्टीपल का होना चाहिए तभी अप्लाई होगा इंटरवल, नहीं तो नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। सो इसको हम क्या मान लेंगे, इस ये वाली जो फंक्शन है इसको हम y(x) मान लेते हैं अभी के लिए। तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ क्या यूज करना है। ये दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमें जो हमारा फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, अगर आपको फंक्शन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन न्यूमेरिकली इंटीग्रेट करना है तो 3h/8 इंटू में क्या होगा y0 प्लस में yn। y0 क्या है, इनिशियल लोवेस्ट पॉइंट है इंटीग्रेशन का, और yn क्या है, हाईएस्ट पॉइंट जो भी है। उसके बाद आपका जो ये सारा जो है वो, सॉरी, अब ये जितना भी होगा वो ब्रैकेट के अंदर होगा। जो नेक्स्ट टर्म क्या होगी वो, अगर हम सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई, जो 3 के मल्टीपल वाली टर्म्स हैं y इक्वल टू 3 y इक्वल टू 6 प्लस y इक्वल टू 9, इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी भी होंगी, और उसके अलावा जितनी टर्म्स हमारे पास बची हैं उनको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास क्या क्या बच गया, y1 प्लस में y2 प्लस में y4 प्लस में y5। जो बाकी टर्म्स बचेंगी जो 3 के मल्टीपल की नहीं है उन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये सारा ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ पे वो खत्म, और पूरा जो ब्रैकेट है वो मल्टीप्लाई होगा 3h/8 से।
तो आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे, वाई वाई की आपको वैल्यूज निकालनी है फंक्शन में पुट करके। जैसे हम वाई जीरो की निकाल लेते हैं। वाई जीरो में फंक्शन क्या है, एक्स डिवाइड बाई वन बाई एक्स। वाई जीरो हम निकालेंगे, वाई जीरो कैसे निकलेगा, एक्स की जगह हम जीरो पुट कर देंगे। तो वाई जीरो अगर हमें निकालना है, वाई जीरो की वैल्यू कैसे निकलेगी, जीरो डिवाइड बाई वन प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो। ये हो गया आपका वाई जीरो। ऐसे ही हम लास्ट में वाई एन भी निकाल लेंगे। वाई एन क्या है, वाई वन के बराबर है, तो वो क्या हो गया, वन डिवाइड बाई वन प्लस वन इक्वल्स टू वन बाई टू। बाकी भी आप ऐसे ही निकाल लोगे और सबको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दोगे यहाँ पे, तो इस फॉर्मूले में। सो आपको मिल जाएगा, आपका जो आंसर होगा, वो आपको मिल जाएगा यहाँ से सिम्पसन 3/8 रूल के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले मैं आपसे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ आपको। इसके अलावा जो सिम्पसन 3/8 जो रूल है, उसके अलावा आपको सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन जो ट्रिपल जो रूल है उसको देख के जाना है, उसको फॉर्मूले को कब अप्लाई करना है, उसकी कंडीशंस क्या क्या है। और ये तीन जो फॉर्मूले हैं, ट्रिपल रूल, सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8, यहाँ से आपको किसी भी एग्जाम, कोई भी फिजिक्स का एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको हमेशा क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। अगर न्यूमेरिकल से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से सबसे पहले चांसेस होते हैं कि इन तीनों मेथड में से ही क्वेश्चन आएगा। तो आप इन तीनों फॉर्मूलेज को जरूर देख के जाएं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि कब अप्लाई होते हैं, सिम्पसन 3/8 रूल कब अप्लाई करना होता है, सिम्पसन 1/3 कब अप्लाई करना होता है, और ट्रिपल रूल हमें कब अप्लाई करना होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, if in a cyclotron a particle of charge q and mass m with a speed v follow a circular path of radius r because of the centripetal force f exerted upon it by a magnetic field f, the radius of the path may be determined by the using the equation। तो इसका जो मेन कहने का मतलब ये है कि सर्कुलर पाथ में एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, मास m है, वेलोसिटी v है, और उसका रेडियस r है। उस पे एक मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में वो कंटिन्यूअसली उसी में मूव करता रहता है। तो हमें उस जो पाथ है, सर्कुलर पाथ है या ऑर्बिट जो भी कहें आप उसको, उसका रेडियस निकालना है। तो उस रेडियस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सेंट्रिपिटल फोर्स है उसको इक्वल करना पड़ेगा जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो सेंट्रिपिटल फोर्स कितना होगा हमारे पास, सेंट्रिपिटल फोर्स आएगा हमारा mv², v स्पीड है और m मास है पार्टिकल का, r उस ऑर्बिट का रेडियस है, और ये बराबर होगा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर, जो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, क्यों v b के बराबर लगेगा मैग्नीट्यूड की बात करें। एक v से एक v यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, r इक्वल्स टू एम वी डिवाइड बाई क्यू बी। सो r इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई क्यू बी, ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है आपको, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट है। उसके अलावा नेक्स्ट, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, दो चार्ज पार्टिकल है, एक +2 कूलम्ब का है, एक +3 कूलम्ब का है, दोनों एक लाइन पे रखे हुए हैं, स्ट्रेट लाइन है। उनके बीच में एक पॉइंट हमें पी फाइंड करना है जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी, ये हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट बताना है, उसका डिस्टेंस बताना है किसी एक पॉइंट पे। ये पॉइंट ए से कैलकुलेट कर लो या पॉइंट बी से कैलकुलेट कर लो। और हमें दिया होगा कि टोटल लाइन की जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर। तो हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि ये एक लाइन है, इस पे हम बी मान लेते हैं और ये पॉइंट ए है। इस टोटल लेंथ जो है इसकी यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं दिया हुआ है हमें 4 मीटर है। इस पर हम एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, ये पी है, इधर की डिस्टेंस एक्स है, इधर की 4 - x है, ये हम मान लेते हैं, इधर 4 - x है। और इधर दिया हुआ है आपको 2 कूलम्ब, इधर दिया हुआ है 3 कूलम्ब, ये प्लस में है दोनों चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, दोनों जो पॉइंट चार्ज है ना उनकी वजह से जो फील्ड आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे वो निकालेंगे। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो कितना होता है, इक्वल टू KQ/r² ये होता है। तो हम ए पॉइंट पे जो चार्ज है +2Q, इसकी वजह से पी पे निकालेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, E1 होगा, वो होगा हमारा K इंटू में 2C डिवाइड बाई x²। K तो कांस्टेंट रहने वाला है, कूलम्ब कांस्टेंट है। सिमिलरली हम दूसरी तरफ निकालेंगे तो वो क्या आएगा आपका E2 इंटू में K इंटू में 3C डिवाइड बाई 4 - इसका x²। सो इसको कैंसिल आउट होगा, ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तभी कैंसिल आउट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। हम दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू, ये सी तो यूनिट है, इसको हम हटा देंगे यहाँ से,
2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बाद में आगे, तो हमारे पास इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके आपके पास इक्वेशन आएगा 2 इंटू में 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में सॉरी नॉट प्लस इक्वल्स टू 3 एक्स स्क्वायर। तो इसको आप अब आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर आप आगे सॉल्व करते हो, तो आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 इंटू में 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। इसको अगर आप आगे सॉल्व करते हो तो आपके पास बचेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 32 इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे, x का वैल्यू आपको पता चल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा किस डिस्टेंस पे है। तो आप यहाँ से x का वैल्यू इस इक्वेशन से निकालेंगे, उसको आगे सॉल्व कर लेंगे, तो आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा, और जो वैल्यू आएगा वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। तो आपको x का एक वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से, तो वो सिर्फ आपको निकालना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि सेकंड डेरिवेटिव जो है v का, वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, वो 0 है, और बाउंड्री कंडीशन दी हुई है कि v जब हम vx जो है हम यहाँ से निकलेगा, और x की जगह अगर 2 पुट करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा v2 वो 3 के बराबर होगा, और x की जगह अगर 5 रखेंगे तो 0 आएगा। तो आपको यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आपको जो सॉल्यूशन दिए हुए हैं उनमें सिर्फ बाउंड्री कंडीशंस पुट करनी है, और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपको पॉइंट ए जो है आपका सिर्फ वो सेटिस्फाई करेगा, तो आंसर जो है आपका पॉइंट ए है। मैं अभी बताता हूँ आपको मैंने इस टाइप के क्वेश्चन क्यों डाले हैं यहाँ पे। सेकंड जो है फॉर्मेशन ऑफ ए टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन, किस ट्रांसफॉर्म के यूज करके हम निकालते हैं, तो वो आपका आंसर आएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज करके। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म आप यूज करके निकाल सकते हैं। सो इन क्वेश्चंस का जो मेन मोटिव था यहाँ पे डालने का वो ये था कि आपके जो 120 क्वेश्चन आएंगे 120 मिनट में, आप ऐसा ना हो कि किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे रुक जाएं और आप सारे क्वेश्चन ना देखें, क्योंकि टाइम काफी कम होता है, 120 क्वेश्चन को 120 मिनट में करना होता है। तो इन क्वेश्चन को डालने का मेन मोटिव ये था कि काफी इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में फिजिक्स के, अगर आप देखोगे तो। और आपको ट्राई करना है कि आप सारे 120 क्वेश्चंस के थ्रू एक बार एटलीस्ट पास हो जाओ, मतलब सारे क्वेश्चंस एक बार देख लो आप 100 मिनट 20 मिनट के अंदर ही, और आप पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे स्टक ना हो। ये मेन मोटिव था इस टाइप के क्वेश्चंस को डालने का यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपसे कुछ चीज मतलब शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपको इसी टॉपिक पे और वीडियो चाहिए, तो अभी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आपको जीएस से रिलेटेड या जियो फिजिक्स से रिलेटेड पे कुछ क्वेश्चन हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए कि किस तरह से पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमें किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें करके कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि कोई स्पेक्ट्रा है, उसका मिनिमम फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी दिया है, और मिनिमम और मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है कि मिनिमम फ्रिक्वेंसी जो है आपका वो दिया हुआ है आपको 1 किलो हर्ट्ज, एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है आपको वो दिया है 100 किलो हर्ट्ज। आपको आगे लिखा हुआ है कि टू अवॉइड अलाइजिंग द सिग्नल मस्ट बी सैंपल दैट। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि अलाइजिंग जो इफेक्ट है वो क्या है, और उसके बाद हम आगे सॉल्व करें। तो मैं पहले बताता हूँ आपको अलाइजिंग क्या होता है। सो आपके पास सपोज करो कोई कंटिन्यूअस सिग्नल है, कोई भी जैसे साइन वेव मान लो, साइन वेव है, उसका मैक्सिमम जो कंपोनेंट है फ्रीक्वेंसी का उस साइन वेव के लिए, मतलब सुपरपोजिशन ऑफ साइन वेव्स है, कंबाइंड वेव है। सो उसमें बहुत सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, पर जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है किसी कंपोनेंट की, अगर हमें अब हमारे पास एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सपोज कर लो, तो अब हमारे पास एक कंटिन्यूअस सिग्नल है, उसको अगर हमें सैंपल करना है, मतलब उसको डिजिटली छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, हम और हमें वापस से उसको रिगेन करना है सिग्नल को, मतलब पहले हम उसको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करेंगे, फिर उसको वापस से हमें वापस से कंटिन्यूअस सिग्नल में कलेक्ट भी करना है, और हमें पूरा सिग्नल सेम टू सेम चाहिए, मतलब उसमें कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होने चाहिए, डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। सो उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग थ्योरम लगाते हैं। तो अगर हमें
सेम सिग्नल वापस नहीं मिलता है, उसमें कुछ भी डिस्टरबेंस या कुछ भी एरर आ जाता है, तो उस इफेक्ट को हम अलाइजिंग इफेक्ट के में काउंट करते हैं। सो जो सैम्पलिंग थ्योरम है मैं बता रहा था, सैम्पलिंग थ्योरम क्या है? सैम्पलिंग थ्योरम हमें बताती है कि जो भी किसी कंटिन्यूअस सिग्नल का जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, अगर हम उस सिग्नल को उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के 2 टाइम्स या उससे अधिक या मतलब उससे अधिक रेट से सैंपल करें, मतलब उससे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें, तब जाके ही हम उस सिग्नल जो है हमारा उसको वापस से रीगेन कर पाएंगे। तो मतलब जो हमारे पास मिनिमम जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है किसी भी सिग्नल को वापस से गेन करने के, डिजिटल फॉर्म से कंटिन्यूअस सिग्नल गेन करने की, वो क्या है? मैक्सिमम कंपोनेंट जो है उससे 2 टाइम्स होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए। ये हमारा होता है सैम्पलिंग थ्योरम। और जो फ्रीक्वेंसी होता है 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम कंपोनेंट, उसको हम बोलते हैं नियरेस्ट नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यहाँ पे पूछा है कि टू अवॉइड अलाइजिंग, मतलब हमें अलाइजिंग अगर इफेक्ट अवॉइड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसका डबल से अधिक से हमें सैंपल करना पड़ेगा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कितना है? 100 किलो हर्ट्ज दिया हुआ है। 100 किलो हर्ट्ज का डबल से अधिक क्या होगा यहाँ पे? मतलब या तो डबल होना चाहिए, डबल से अधिक होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो 2 किलो हर्ट्ज है, ये गलत हो जाएगा आपका। दूसरा क्या है? मोर देन 200 किलो हर्ट्ज है, तो ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। ये ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। उसके बाद सी और डी जो है आपके गलत है। डी ऑप्शन आप कह सकते हो कि सही है, पर आप जब उसको बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे हजार हो गया ना, ये मोर देन 1000 किलो हर्ट्ज हो गया, तो आप इसको इतने छोटे छोटे पार्ट्स में भी डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो आप उसको काउंट नहीं कर पाओगे डिजिटली भी, अगर आप उसको बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। तो जो मोर अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपका होगा 200 किलो हर्ट्ज। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो दिया हुआ है कि एक सिग्नल दिया हुआ है आपको 0 से 5 किलो हर्ट्ज में, तो जो मैक्सिमम कंपोनेंट है वो आपका 5 किलो हर्ट्ज हो गया। इफ एफ एस इज द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम, देन अलाइजिंग विल अराइज। अब अलाइजिंग कब होगी ये पूछा है, तो अलाइजिंग कब होगी? जब फ्रीक्वेंसी को हम सैंपल करेंगे लेस देन 2 टाइम्स ऑफ एफ एस। मतलब अलाइजिंग अगर इफेक्ट आपको लगाना है, अलाइजिंग अलाइजिंग आपको तभी होगी जब आपकी जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो आपने ली है वो होगी लेस देन 2 टाइम्स ऑफ जो एक्चुअल सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ये आपने ली है, मैं अलाइजिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 2 टाइम्स अगर एफ एस से लेस देन है तो आपका अलाइजिंग इफेक्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी है? 5 किलो हर्ट्ज है। अगर आपका, इसका मतलब क्या हुआ? 10 किलो हर्ट्ज से नीचे की अगर आपकी फ्रीक्वेंसी है सैंपल करने की, तो वो आपको अलाइजिंग इफेक्ट देगा। तो यहाँ पे आपको किस ऑप्शन के लिए 10 किलो हर्ट्ज से नीचे है? आपको दिया हुआ है ऑप्शन सी में दिया है एफ एस लेस देन 10 किलो हर्ट्ज। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे, तो इनका आइडिया मैंने ये था कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं या किस तरह से अप्रोच करना है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये था कि यहाँ पे कि आपको बीएससी लेवल का आपका पढ़ना है, बीएससी लेवल और या थोड़ा सा उससे हायर, आपको बहुत ज्यादा हाई लेवल की चीजें नहीं पढ़नी है। मतलब एमएससी की आपकी जो हायर लेवल की जो थ्योरीज है वो आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ बीएससी लेवल का पढ़ना है। और आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और आपको ट्राई करना है कि आप 120 मिनट में 120 क्वेश्चन को एटलीस्ट देख सको और उसमें जितने मैक्सिमम हो अटेम्प्ट कर सको। आपको बीच में कैसी क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको वहां पे रुकना नहीं है, आपको सारे उसको स्किप करके आगे जाना है। ये मेन मोटिव था इन क्वेश्चन को, तो काफी इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, ये मैं दिखाने की ट्राई कर रहा था यहाँ पे। आपको शायद ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, जीएस से रिलेटेड चाहिए, जियो फिजिक्स से रिलेटेड चाहिए, या इसी टाइप के क्वेश्चन चाहिए, ताकि हमें पता चलता रहे और हम आपके लिए सुटेबल वीडियो लेके आ सकें टाइम टाइम पे। और अगर आपको ये वीडियो सही लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस तरह के अपडेट्स के लिए। तो हम यहाँ पे जितने भी फिजिक्स रिलेटेड एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं वो यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। आप उन सब अपडेट्स को सबसे पहले आपको मिले, उसके लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आपके पास वो अपडेट्स हैं उस टाइम सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू।